यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हुए हैं और आगे भी आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहे तो हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर, जिसमें हमने डिटरमिनेंट के क्लास 12th के बारे में जो 3 पार्ट हमने देख लिए थे और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे उसके आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप सभी ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और देखिए कि किस प्रकार से मैट्रिक्स को हम करते हैं। ये जो डिटरमिनेंट के टॉपिक है पहले भी हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन अभी 12th की बुक के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है क्लास 12th की जो बुक है जो हमने पिछले वीडियो में यहीं पे हमने छोड़ा था, और ये हमने पढ़ा था। चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ ली थी। और इसके बाद अब हम देखते हैं 5वीं प्रॉपर्टी, यानी डिटरमिनेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा 1 के डेल्टा, यानी अगर किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को किसी वैल्यू के से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें ये होता है, अगर ऑर्डर 1 का हो तो के डेल्टा, अगर ऑर्डर 2 का हो तो के स्क्वायर डेल्टा, इस तरह से आगे आगे होता जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। ये है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, the determinant can be expressed the sum of two or more determinants। यानी यदि जैसे इसको देखिए, आप इसको इस तरह समझ सकते हो, ये कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट में आप फर्स्ट रो को देखिए। यहाँ पर फर्स्ट जो रो है वो एक्चुअली 2 अलग अलग एलिमेंट्स के सम के रूप में, यानी a1 प्लस d1, a2 प्लस d2 और a3 प्लस d3, यानी जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में वो वास्तव में 2 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो आप इसको एक्सपेंड करके इसको बाकी डिटरमिनेंट तो सेम रहने दो और इन दो को अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर इसने पूरा एक्सपेंड करके आप इस तरह से आप लिख सकते हो। यानी कि जो लास्ट के 2 कॉलम है b1 b2 b3 c1 c2 c3, वो तो दोनों में एज इट इज सेम है, वो तो दोनों में क्या है, एज इट इज सेम है। और शुरू वाला जो है a1 प्लस d1 a2 प्लस d2, ये अलग अलग है, a1 d1 a2 d2 a3 d3। तो इस तरह से ये चीज़ जो है ये आपके इस तरह से अलग अलग में आप इसको लिख के शो कर सकते हो, दर्शा सकते हो। तो ये है इनका 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या कोई प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। नेक्स्ट है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड विद एनी अदर ऑफ रो कॉलम विद ए मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। यानी डिटरमिनेंट की किसी भी रो और कॉलम को हम किसी भी अदर रो और कॉलम से चाहे ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्ट करें विद ए मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के मल्टीपल से, तो उसके कारण जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो चीज़ नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। इसको भी थोड़ा सा समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सपोज आपको डेल्टा दे रखा है, कोई डिटरमिनेंट दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करा, a1 है, इसको आपने प्लस किया k c1, यानी k कोई एलिमेंट है, k कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, उस वैल्यू की आपने इस जो थर्ड कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करके a में जोड़ दिया और फिर जो वैल्यू है उसको आपने यहाँ पे रख दिया। तो इसको करने से इस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू बिल्कुल क्या होगी, एज इट इज रहेगी। तो ये एक रूल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट कॉलम को किया है वैसे आप थर्ड कॉलम को भी कर सकते हो, सेकंड को भी कर सकते हो, किसी को भी अलग अलग करके कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वही रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, नीचे इसको प्रूफ भी करके दिखा रखा है, प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, आप इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर, if elements of one row or column are multiplied with the cofactor of element of any other row or column, then their sum is 0। यानी अगर किसी रो और कॉलम को हम उसके किसी भी अदर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका सम आता है वो क्या आता है, 0। कैसे आता है, देखिए यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ले रखी है और इसको हमने एक्सपेंड किया इनके कोफैक्टर से। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग इन वन a11 a12 एंड a13 बाई a21 a22 a23।
यानी जो A 11 12 13 है ना, उसको A21 22 और 23 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आपने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आ गया आपके पास, ये देखिए A21 22 23 आ गया, और जो दूसरा था 21 22 23 ये भी सेम हो गया। और जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उन किसी भी सेम डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और अब आप चाहे इस रो से सोल्व करो चाहे इस रो से सोल्व करो, तो जब आपने इस रो से सोल्व किया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, ये जो इधर आया आपके पास, ये तो 1 और 3 से आप ये लाइन लिख सकते हो कि A21 F11 प्लस A22 F21 उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हो कि A31 F11 A32 F12 A33 F13 की वैल्यू क्या होगी, 0। ये दोनों की इंटरचेंज हुआ है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी दिखने में मुश्किल है, क्वेश्चन में भी कम काम में आती है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर 0, यानी किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी कॉलम 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। यानी किसी भी रो डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम अगर 0 हो तो उसकी जो कंप्लीट वैल्यू आती है वो 0 आती है। कैसे, ये देखिए, इसके अंदर जो सेकंड रो है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं। सारे एलिमेंट 0 होने के कारण अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो हमें इसी रो से एक्सपेंड करते हैं, तो इसी रो से एक्सपेंड होने के कारण वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस पूरी डिटरमिनेंट का जो आंसर निकलेगा वो 0। बिना एक्सपेंड करे ही आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट है इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल्स। यानी जो कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसके डायगोनल की। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगुलर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई। अब चूंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब नीचे वाले एलिमेंट 0 है, और जब मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, केवल जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं केवल उन्हीं की मल्टीप्लाई जो है वो उनका आंसर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी AC हो जाएगा। और इसी प्रकार जो 3/3 है इसमें भी देखिए, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, नीचे 0 0 है, तो आप इस फर्स्ट रो से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा A × X × L आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यदि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो, आप उनके डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही उनका जो है आंसर आ जाएगा, चाहे वो 2/2 ऑर्डर की हो चाहे 3/3 ऑर्डर की हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर IN = I हो, यानी यूनिट मैट्रिक्स हो 1 हो, तो IN इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसे ये देखिए ये 2/2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 × 1 1 होगा। और इसी तरह से ये 3/3 की आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है 1 1 वाली, तो इसके अंदर भी क्या होगा, तीनों डायगोनल का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ए डिटरमिनेंट हैज़ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x एंड बाई सब्सटीट्यूटिंग a इन द प्लेस ऑफ x द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन x - a विल बी फैक्टर ऑफ दैट डिटरमिनेंट। यानी आपके पास कोई वैल्यू है पॉलिनोमियल की तरह x है, और आप x की तरह आपने कोई सब्सटीट्यूट रख दिया a, और फिर अगर आपने उसको सोल्व किया तो उसके आप अंदर x - a जो होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ये एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि इस तरह से आप इसका जो है x - a x - b और b - a ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरह से फैक्टर हो जाएगा। अब जो ये एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। जब आप इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू a वगैरह पुट करके इसको 0 रखोगे तो x - a इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, जैसा कि नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन में होता है। तो ये कुछ 10 प्रॉपर्टी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, और एक एक प्रॉपर्टी पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। शुरू की जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी इजी है, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ में जो थोड़ी सी लेंदी है आपको समझ में कम आएगी, बाकी प्रॉपर्टी इजी ही है। अब ये क्वेश्चन में किस तरह से उपयोग होंगी वो आपको देखना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, याद करो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हम किसी भी कॉलम या रो को किसी अन्य रो और कॉलम के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अगर सम या सब्सट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो इफ़ द ऑर्डर डेल्टा इज n > 2 यानी 2 से बड़ा ऑर्डर होना चाहिए, देन R1 R2 R3 रिप्रेजेंट द फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड C1 C2 C3 रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम। यानी रोज को हम R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को C1 C2 C3 से। अब देखिए फर्स्ट में क्या करा है कि ऑपरेशन RI इंटरचेंज RJ, ये जो निशान है इसको हम इंटरचेंज का निशान बोल सकते हैं। मतलब R1 की जगह RI की जगह RJ और RJ की जगह RI। ये यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें। और जब भी हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, उनका केवल निशान चेंज होता है, बाकी उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मीन्स ith and jth रोज आर म्यूचुअली इंटरचेंज
NCI-CJ, और अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो इसका मतलब है हम कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई और जे यहाँ पे नंबर होंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 1 और 2 3 कुछ भी हो सकता है। मीन्स दैट ith एंड jth कॉलम आर म्यूचुअली इंटरचेंज, यानी जब हम किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे ऑपरेशन में तो हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकंड है RI इज इक्वल टू या टेंस KRI। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो RI है कि RI, इसको हम K से मल्टीप्लाई करके R1 की जगह वापस रखेंगे। तो इस तरह के अभी एलिमेंट हमें करेंगे, और इसी तरह से कॉलम के साथ भी हम किसी की मल्टीप्लाई करके वापस उसको उसी कॉलम की जगह भी हम रख देंगे। इस प्रकार के ऑपरेशन आपको करने हैं ताकि जो भी क्वेश्चन कहे, जो भी आपको प्रूफ करना हो, फाइंड करना हो, हम इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड ऑपरेशन है RI इक्वल टू RI प्लस KRJ, मतलब उस RI में किसी जो रो है उसके अंदर किसी सेकंड या थर्ड रो, जो भी अलग रो है, उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ के आप उस R1 की जगह रख सकते हो, ऐसा इंटरचेंज कर सकते हो। और इसी तरह से कॉलम की जगह भी आप ऐसा इंटरचेंज कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 तरह के कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं जो आप क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट्स में कर सकते हो, जिससे आपको जो भी डिटरमिनेंट्स फाइंड करनी हो या कोई प्रूफ करनी हो तो वो आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, उसे ही प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यानी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की तरह ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैन बी डन एज गिवन बिलो, यानी अगर सेकंड ऑर्डर की है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वही A1 B1 अल्फा 1 B1, ये दोनों की मल्टीप्लाई A1 अल्फा 1 B1 अल्फा 2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैन बी डन एज शोइंग बिलो, यानी जो थर्ड ऑर्डर की है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। देखिए ये भी वैसे ही आया है, लेकिन इसको बस हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। अब नीचे एग्जांपल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्डर इज आल्सो पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी। डेल्टा 1 आपको दे रखा है 1 2 2 1, डेल्टा 2 दे रखा है आपको ये। अब यहाँ पर देखो अलग अलग है, तो इनकी मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, जो इसका जो ऑर्डर है वो अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। तो आप इसको क्या लिख सकता है, ये देखो आपने इसको क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया, यानी ये जो 4 एलिमेंट है उनको नीचे रख दिया और ऊपर 1 रख के यहाँ 0 0 एलिमेंट ले लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है, आप देखो 1 के थ्रू सॉल्व करो तो इसके रो कॉलम कवर हो जाएंगे, इसकी वैल्यू यही डिटरमिनेंट आएगी। तो इस 2/2 डिटरमिनेंट को यहाँ पे 3/3 में कन्वर्ट कर दिया ताकि इनकी मल्टीप्लाई बिल्कुल आराम से हो सके। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल ही होगी, क्योंकि आप इस एक के तरीके से सॉल्व करके देख लो वही आएगी। तो आप इस तरह से अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पहले दोनों को सेम ऑर्डर में लो, फिर उनकी मल्टीप्लाई ऊपर के तरीके से कर दो, या जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर दो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद कुछ है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको अपने आप करना है। यहाँ पर देखो एग्जांपल का ये जो है ना तरीका, ये तरीका थोड़ा सा अलग है, ये मैं आपको अलग से करके बताऊँगा। थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ता है, एक बार आप जब करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, बाकी ये मैं आपको करके बता दूंगा। इनके अलावा जो है वो एग्जाम्पल आपको खुद को करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको यही एग्जांपल, इनमें से जो ऑपरेशन वाला एग्जांपल है वो मैं आपको करके बताऊंगा। ये देखिए दिखने में तो एक बार आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन जब आप इनको करोगे इन एग्जांपल्स को तो बहुत ही सिंपल होंगे। और एक बार में हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आया, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद ये इजीली आप कर सकते हो। लेकिन याद रखना इसमें प्रत्येक सवाल अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल होता है, तो प्रत्येक का मेथड भी अलग होगा, प्रत्येक में क्या ऑपरेशन लगेगा वो भी आपको अलग से सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ ये पड़ सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल्स है, ये भी आपको करने हैं। कुछ एक मैं करा दूंगा, कुछ एक आपको करने हैं। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है, कुछ अलग है, और मिसलेनियस में जो भी ऊपर तक पड़ा उन सब के क्वेश्चन हैं, ये देखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एक नज़र मार लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं। थर्ड ऑर्डर का आप इस तरह से अलग से एक्सपेंड भी कर सकते हो, और सॉरूस डायग्राम जो पढ़ा था उस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, यानी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच का डिफरेंस है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर कोफैक्टर क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये भी इसमें है। एक्सपेंशन किस तरह से करते हैं वो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए और ए सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी एक पॉइंट पे लिखी हुई है, हमने अभी पढ़ी है। तो यही इस चैप्टर में जो है वो मेन पॉइंट हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। नंबर 5 जो चैप्टर है उसको भी आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, वो थोड़ा सा और हायर मटेरियल्स के बारे में है।
लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि एग्जांपल्स के द्वारा थोड़ा सा और क्लियर आपके हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, सबके साथ ये मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन बांटो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।